हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस में। आज हम आप सभी बच्चों के लिए लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स। और क्लास 12 फिजिक्स में अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 3। और आज जो टॉपिक देखने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। लास्ट टॉपिक सभी बच्चों को याद होगा, आखिरी वीडियो लेक्चर नंबर 2 में हमने किया था फैराडे के विद्युत चुंबकीय नियम के प्रयोग देखे थे, फैराडे के प्रयोग देखे थे, जिसमें उन्होंने बताया था बेटा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कैसे उत्पन्न हुई, किस प्रकार से विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है। ये हमने आपको लेक्चर नंबर 2 में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। तो ऐसे बच्चे जो आज पहली बार हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं या जो पहली बार ये चैनल देख रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले जो हमारे 2 वीडियो लेक्चर्स हो चुके हैं इस चैप्टर के, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 मैग्नेटिक फ्लक्स करवाया था, लेक्चर नंबर 2 में हमने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के जो प्रयोग है फैराडे के वो करवाए थे। तो वो दोनों लेक्चर आप देख लीजिए ताकि आज का लेक्चर भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि शुरुआत जो रहती है वहीं से हमको सारी चीजें धीरे धीरे करके क्या आने लगती है, समझ में आने लगती है। ओके बच्चों, तो और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जैसा कि आप सबको मालूम है मेरा जो YouTube में अभी जो चैनल बना है पिछले 2-3 महीनों से ही रन हुआ है, शुरुआत हुई है, तो मेरे सब्सक्राइबर अभी उतने नहीं हैं। मैं बार बार हर वीडियो में सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको बहुत अच्छे कंटेंट चाहिए, बहुत अच्छे वीडियोस चाहिए, तो प्लीज मेरा मोटिवेशन कहां से आएगा? आप लोग जो लाइक करेंगे वीडियो, कमेंट करेंगे बेटा, ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब करेंगे, व्यूअर्स बढ़ते जाएंगे, मुझे भी मोटिवेशन मिलते जाएगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप सभी अपने फ्रेंड्स को, अपने जितने भी दोस्त हैं, अपने आसपास रहने वाले हैं, उनको बताएंगे हमारे चैनल के माध्यम, हमारे चैनल के बारे में। हमारे चैनल में क्लास 9, क्लास 10, 11, 12 फिजिक्स, मैथ, साइंस की सारी मटेरियल्स धीरे धीरे करके अपलोड होने वाली है, ठीक है। वो एक क्रम चल चुका है, कुछ टाइमिंग की वजह से कुछ वीडियोस लेट हो जाते हैं, थोड़ी सी दिक्कतें हैं, वो सब मैं सॉल्व करते जा रहा हूं। तो धीरे धीरे हमारा चैनल पूरे के पूरे अपने रंग में आ जाएगा, सारी चीजें आपको एकदम सटीक और सही जानकारी के साथ मिलेगी। और साथ ही साथ मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हर वीडियो में ये भी बोलता हूं, ये अभी मैंने शुरुआत किया है, टारगेट बोर्ड एग्जाम 2021, क्योंकि आप क्लास 12 के बोर्ड क्लास के स्टूडेंट हैं, आपको क्लास 12 बोर्ड एग्जाम 2021 में अच्छे मार्क्स लाना है, तो आप हमको फॉलो करते चलिए, क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए बहुत सारी जानकारी, जैसा कि आपका सिलेबस है, सिलेबस मैंने पहले से अपलोड कर दिया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो। उसके अलावा हर मंथ का आपका असाइनमेंट वर्क जो होता है वो अभी आपका बोर्ड एग्जाम से पहले प्रोजेक्ट वर्क आएगा, प्रैक्टिकल्स होने हैं, बोर्ड एग्जाम्स की जो क्वेश्चन पेपर रहेंगे, किस तरह से क्वेश्चन पेपर सेट हो सकते हैं, कौन से चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज, ये सारी की सारी चीजें, बहुत सारी बातें हैं, मैं सारी की सारी चीजें अभी बोल के आपको नहीं बता सकता हूं। तो इन सारी चीजों की जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, समय समय पर वो जो नीचे बेल आइकन का बटन है वो दबा कर रखेंगे, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, हम कौन सा वीडियो कब अपलोड कर रहे हैं, आप उनका फायदा उठा सकते हैं। ओके, तो जल्द से जल्दी चैनल सब्सक्राइब करेंगे आप। तो चलिए, अब इधर उधर की बातें हो गई, जो चीज मुझे बोलना था मैंने बोल दिया है। तो आज की क्लास की मैं बात करता हूं कि आज के क्लास में क्या है हमारे पास। आज के क्लास में हम देखेंगे फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। ये नियम फैराडे ने जो प्रयोग किया था, जो हमने लेक्चर नंबर 2 में आप सभी बच्चों को बताया है, उन्हीं नियमों की सहायता से, उन्हीं प्रयोग की सहायता से फैराडे ने कुछ नियम बनाए। उन्हीं नियमों को कहते हैं फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। तो चलिए हम देखते जाते हैं कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय जो प्रेरण है उसकी क्या क्या नियम है। ओके बच्चों, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि फैराडे ने प्रयोगों के आधार पर 2 नियमों का प्रतिपादन किया। उन्हीं नियमों को हम बोलते हैं फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। सबसे पहले नियम की, फर्स्ट लॉ की मैं बात करता हूं। फर्स्ट लॉ जब बोलता है, देखिए मैंने यहां से पहले से लिख दिया है, जब कभी किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, कोई परिपथ रहता है और उस परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या किया जाता है, बोलता है परिवर्तन किया जाता है, तो उस परिपथ में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। अब परिपथ की जगह मैं कोई कुंडली
ले सकता हूं। एक कुंडली है, उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। प्रयोग क्रमांक 1 आप सभी बच्चों को याद है, क्या हुआ था? एक चुंबक थी, एक कुंडली थी, दोनों के मध्य क्या करवाया? अपेक्षिक गति। कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या हुआ था? परिवर्तन। तो इसी को बोलते हैं कि जब कभी किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस परिपथ में क्या उत्पन्न होता है? एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और इसका अस्तित्व उस समय तक रहता है, बोलता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में क्या होते रहता है? परिवर्तन होते रहता है। ये फर्स्ट लॉ है। इसकी व्याख्या हम कर सकते हैं बेटा, देखो कैसे कर सकते हैं। जो हमने प्रयोग देखा उसी के आधार पर हम इसको आपको फिर से एक बार समझा देते हैं। देखिए, मैंने बताया था कि हम 2 कुंडलियां लेते हैं। कितनी कुंडलियां ले लेते हैं बेटा? हम 2 कुंडलियां लेते हैं। ये पहली कुंडली आप ऐसा लेंगे, ये खोखली बेलनाकार कुंडली है बेटा, खोखली बेलनाकार कुंडली है। पहली कुंडली आप ऐसा लेंगे जिसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है वो कम हो। वो कैसा हो? कम हो, थोड़ा सा पतला हो। ये है। इसके साथ आप एक बैटरी, एक कुंजी और एक रिहोस्टेट धारा नियंत्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? रिहोस्टेट धारा नियंत्रक। ये RH है, ये कुंजी के, ये बैटरी थी बेटा, बैटरी का ये धन सिरा, ये ऋण सिरा, ये बैटरी क्या है? B। ये श्रेणी क्रम में हम लगा देते हैं, ठीक है? इस तरीके से इस कुंडली में क्या फ्लो होने लगेगी बेटा? यहां से करंट I फ्लो होने लगेगी, ठीक है? इस कुंडली में क्या फ्लो होने लगेगी? करंट I। और ये कुंडली जिसमें हम करंट फ्लो करा रहे हैं उसको हम P बोलते हैं। P फॉर होता है बेटा प्राइमरी कॉइल। ये क्या होता है? प्राइमरी कॉइल। मतलब ये होता है प्राथमिक कुंडली। कैसी कुंडली होती है ये? प्राथमिक कुंडली होती है। इसको नाम दिया जाता है बेटा P। क्या नाम दिया जाता है बेटा? P, ठीक है? अब यही हम एक अधिक अनुप्रस्थ कांट वाला, एक ऐसी कुंडली जिसके अनुप्रस्थ कांट का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? थोड़ा सा ज्यादा होगा इससे। ये एक अधिक अनुप्रस्थ कांट वाला एक कॉइल जिसको हम सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। S से डिनोट करते हैं। S फॉर होता है बेटा सेकेंडरी कॉइल। हम इसको नाम देंगे द्वितीयक कुंडली। क्या नाम देंगे हम इसको? द्वितीयक कुंडली नाम देते हैं, ठीक है? एक प्राइमरी कॉइल हो गया, एक द्वितीयक कुंडली हो गया, इस तरह से। और इस द्वितीयक कुंडली के साथ में हम यहां से एक तार निकालेंगे, एक तार यहां से निकालेंगे बेटा, ठीक है? एक तार यहां से निकालेंगे और यहां कहीं एक धारामापी G लगा देंगे। क्या लगा देंगे? धारामापी G लगा। तो चलिए आगे देखते हैं। डायग्राम मैंने बना दिया है, देखो कैसे होता है बेटा। जैसे ही कुंजी K के प्लग को हम ऑन करेंगे, करंट फ्लो होने लगेगी प्राइमरी कॉइल में। कहां फ्लो होने लगेगी? प्राइमरी कॉइल में। प्राइमरी कॉइल के आसपास चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो जाएगा। जो कुंडली है वो एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लगेगी। अब द्वितीयक कुंडली में हमने एक धारामापी G कनेक्ट कर दिया है। इस प्राइमरी कॉइल को, चूंकि द्वितीयक कुंडली जो है वो एक खोखली कुंडली है। कैसी कुंडली है? खोखली कुंडली। हम इसको किसके अंदर लेकर जाएंगे बेटा? द्वितीयक कुंडली के कहां लेकर जाएंगे? अंदर लेकर जाएंगे। जैसे जैसे अंदर लेकर जाएंगे, द्वितीयक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होने लगेगा? परिवर्तन होने लगेगा। एक चीज बता देता हूं, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने का अर्थ रहता है चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन का होना, ठीक है? तो जैसे जैसे हमने प्राइमरी कॉइल को कहां लेकर जाना है बेटा? द्वितीयक कुंडली के अंदर लेकर जाना है। द्वितीयक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगेगा, उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, प्रेरित धारा बहने लगेगी। जो संकेतक, जो धारामापी का संकेतक है वहां आपको दिखाई देने लगेगा, ठीक है? अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जैसे जैसे हम चुंबकीय फ्लक्स को, प्राथमिक कुंडली को द्वितीयक कुंडली के अंदर की ओर लेकर जाएंगे, चुंबकीय फ्लक्स के मान में वृद्धि होती जाएगी। कैसे होती जाएगी बेटा? चुंबकीय फ्लक्स के मान में वृद्धि होती जाएगी। और जैसे ही हम उसको बाहर निकालेंगे, बाहर की ओर लेकर जाते जाएंगे, चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होती जाएगी बेटा? कमी होती जाएगी। आप जितनी तेजी से क्या करेंगे, जो प्राइमरी कॉइल है उसको द्वितीयक कुंडली के अंदर ले जाएंगे, उतना ही तेजी से ये जो धारामापी है वो डिफ्लेक्ट करेगा, मतलब प्रेरित धारा का मान या प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ जाएगा, ठीक है? और जैसे ही आप कॉइल को रोक दिए, जो गति कर रही, जो प्राइमरी कॉइल को हम
अंदर बाहर करते रहेंगे, ऊपर नीचे करते रहेंगे, उसको आप जैसे ही रोकेंगे धारामापी का विक्षेप कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। धारामापी का विक्षेप क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। इसी को यहां बोला गया है कि जब कभी किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस परिपथ में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। कैसा बल प्रेरित होता है? विद्युत वाहक बल। इसका अस्तित्व उसी समय तक रहता है, बोलता है, जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में क्या होते रहता है? परिवर्तन। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आखिर होगा तो कब तक होगा? जब तक कि हम प्राथमिक कुंडली को द्वितीयक कुंडली के अंदर बाहर करते रहेंगे, द्वितीयक कुंडली के अंदर ले जाएंगे, बाहर ले जाएंगे। जैसे ही हम प्राथमिक कुंडली को रोक देते हैं, चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन हो रहा है वो भी क्या हो जाता है बेटा? बंद हो जाता है। मतलब यही हुआ कि प्रेरित विद्युत वाहक बल तभी तक रहेगी जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन तभी तक होगा जब तक कुंडली क्या होती रहेगी? अंदर बाहर होती रहेगी। ओके, तो ये होता है पहला नियम। अच्छे से याद रखना, एग्जाम के दृष्टिकोण से दोनों नियम बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, परीक्षा में अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों को लिखिए और उनकी व्याख्या कीजिए। तो नियम ये हो गया बेटा, व्याख्या मैंने यहां कर दिया। ठीक है, आप वो जो पहला प्रयोग है उसको भी व्याख्या में बता सकते हैं, वहां भी वही चीज होती है सेम। ठीक है, जब तक हम क्या करते हैं, एक चुंबक होती है और एक कुंडली होती है। देखिए इधर इस तरह से बनाए थे हमने, ये एक कुंडली, कुंडली में क्या लगा दिया था बेटा हमने? धारामापी जी लगाया हुआ था। क्या करते थे? एक चुंबक को पास लाते थे, यस, चुंबक को पास लाते थे। तो जैसे जैसे हम चुंबक को इस कुंडली के पास लाते जाएंगे, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। परिवर्तन किस प्रकार होगा? चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होती जाएगी? वृद्धि होती जाएगी। और जैसे जैसे ही हम इस चुंबक को दूर लेकर जाते जाएंगे, चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन होगा। और कैसे परिवर्तन होगा? चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या आएगी? कमी आएगी। ठीक है, तो मतलब यह है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है या चुंबकीय फ्लक्स है वो कुंडली के पास आने और दूर जाने पर निर्भर करता है, और थोड़ी सी गति पर भी। अगर हम तेजी से लाएंगे तो डिफ्लेक्शन बहुत ही फास्ट होगा, अगर तेजी से दूर ले जाएंगे तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? स्लो, फिर से फास्ट होगा, दिशा बदल जाएगी। ठीक है, ये क्लियर बात। और जैसे ही हम इस चुंबक को रोक देते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना बंद हो जाता है, अर्थात प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होना बंद हो जाता है। तो यही चीज बोलता है बेटा कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रथम नियम में कि जब कभी किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, उस परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और इसका अस्तित्व उस समय तक रहता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहे। और मैंने बता दिया है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन तभी तक होगा जब तक कि हम क्या करेंगे? इस चुंबक को आगे पीछे करते रहेंगे या चुंबक में हम आपेक्षिक गति करवाते रहेंगे। ओके, तो ये पहला नियम हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब हम द्वितीय नियम की बात करते हैं। तो देखिए, जो सेकंड लॉ है प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा? बोलता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के क्या होता है? बोलता है अनुक्रमानुपाती होता है। ये होता है द्वितीय नियम। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है द्वितीय नियम। क्या बोलता है बेटा? कि चुंबकीय फ्लक्स प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान। चलिए यहां मैं लेके चलूंगा, मान के चलता हूं बेटा। प्रेरित विद्युत वाहक बल स्मॉल ई है, किसके अनुक्रमानुपाती है? ये होता है बेटा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है, बोलता है। बात समझ में आई? फिर से सुनिएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। तो ई प्रोपोर्शनल टू होता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के। अब हम यहां व्याख्या करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कहां से स्टार्ट करते हैं बेटा? इसकी व्याख्या स्टार्ट करेंगे। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। माना कि, कहां से स्टार्ट करेंगे बेटा? माना कि किसी क्षण किसी परिपथ से बद्ध
चुंबकीय फ्लक्स, माना कि किसी क्षण किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स φ1 है। कितना है बेटा? φ1 है। समय t पश्चात उसका चुंबकीय फ्लक्स φ2 हो जाता है, बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स कितना हो जाता है? φ2 हो जाता है। तब ठीक है, हम क्या देखेंगे बेटा? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की जो दर है वो क्या हो जाएगी बेटा? ये हो जाएगी φ2 माइनस, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास? ये φ2 माइनस φ1 अपॉन टी, क्योंकि परिवर्तन की दर, परिवर्तन कब होता है? अंतिम फ्लक्स माइनस प्रारंभिक फ्लक्स, और दर मतलब समय टी से हमने क्या कर दिया बेटा? भाग दे दिया। ठीक है, अतः बोलता है बेटा कहां से? फैराडे के द्वितीय नियमानुसार, अतः फैराडे के द्वितीय नियमानुसार ये होता है बेटा ई प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ई किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के, तो ई प्रोपोर्शनल हो जाएगा बेटा φ2 माइनस φ1 अपॉन टी। ई प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? φ2 माइनस φ1 टी, या फिर हम इसी को लिखेंगे बेटा ई इज इक्वल टू माइनस के φ2 माइनस φ1 अपॉन टी। ठीक है, जहां के एक नियतांक है, बोलता है जिसका एसआई पद्धति में मान 1 होता है, जहां के एक नियतांक है जिसका एसआई पद्धति में मान कितना होता है बेटा? 1 होता है। एसआई पद्धति में मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, जिसका एसआई पद्धति में जो मान होता है वो 1 होता है। तो ये कैसे हो जाएगा हमारे पास फार्मूला? ई इज इक्वल टू माइनस φ2 माइनस φ1 अपॉन टी। क्या हो जाएगा बेटा? φ2 माइनस φ1 अपॉन क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। ठीक है, अब इसी समीकरण को बोलता है, इसको मैं एक नाम दे देता हूं बेटा, समीकरण नंबर 1, ई इज इक्वल टू माइनस, चूंकि परिवर्तन को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, इसीलिए ई इज इक्वल टू मैं क्या लिख लूंगा बेटा? यहां डेल्टा फाई। ई इज इक्वल टू मैं क्या लिख लेता हूं? डेल्टा फाई, और टी समय अंतराल को ले लेता हूं डेल्टा टी। तो ई इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं बेटा माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देता हूं। ये बताता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर को। क्या बताता है बेटा? ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर को बताता है। ठीक है, हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। फिर बोलता है यदि समय अंतराल, जो समय अंतराल है, ठीक है, यदि समय अंतराल डेल्टा टी बहुत कम हो तो हम क्या करेंगे बेटा? डेल्टा टी टेंड्स टू 0। अब लिमिट के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं बेटा? लिमिट के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेंगे। क्या हो जाएगा ये हमारे पास में? लिमिट, लिमिट, ठीक है, किसके लिए? ई के लिए। ई इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। यह आ जाएगा बेटा हमारे पास में क्या आ जाएगा? ये माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, या इसी को बेटा फाइनली माइनस डी फाई अपॉन डी टी। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं बेटा? लिख सकते हैं। और यहां एक बात और आती है बेटा कि ऋण चिन्ह हमने अभी तक आपको बताया नहीं, तो बोलता है ऋण चिन्ह क्या होता है? ऋण चिन्ह इस
बात का बोलते हैं द्योतक है कि विद्युत वाहक बल उस कारण का क्या करता है, बोलता है बेटा, विद्युत वाहक बल किसका, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। ये चीज स्टार्टिंग से आप हर चीज देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए। प्रेरित विद्युत वाहक बल एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों को समझाइए और द्वितीय नियम की व्याख्या कीजिए। पहला नियम का व्याख्या ज्यादा पूछता नहीं, हमेशा आपको सेकंड नियम की व्याख्या पूछेगा। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के कैसा होता है, बोलता है बेटा अनुक्रमानुपाती होता है। ई प्रोपोर्शनल टू होता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। व्याख्या की माना कि किसी क्षण परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना है, φ1 है। समय t पश्चात उसका चुंबकीय फ्लक्स कितना हो जाता है, φ2 हो जाता है। तब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर जो होगी φ2 - φ1 अपॉन t। फैराडे के द्वितीय नियम अनुसार यहां मैंने लिख दिया था E होता है ई प्रोपोर्शनल टू चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। तो E प्रोपोर्शनल टू हो गया बेटा φ2 - φ1 अपॉन t। E इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल हटाए हमने, यहां एक मैंने कांस्टेंट लगाया बेटा -k, तो -k φ2 - φ1 अपॉन t हो जाएगा, जहां k एक नियतांक होता है, बोलता है जिसका SI पद्धति में मान 1 होता है। हमने मान 1 लिख दिया। E इज इक्वल टू -φ2 - φ1 अपॉन t आ गया बेटा। E इज इक्वल टू φ2 - φ1 चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन को दिखाता है, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी लिख लिए, ठीक है। अब बोलता है यदि समय अंतराल डेल्टा टी का मान बहुत ही कम हो तो डेल्टा टी टेंस टू 0 ले लेंगे। लिमिट के रूप में लिखे बेटा E इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ये होता है फैराडे का द्वितीय नियम, ठीक है। यही चीज आया बेटा कि विद्युत वाहक बल क्या है हमारे पास में, E है। जो विद्युत वाहक बल है वो क्या चीज है बेटा, E है। ध्यान से देखेंगे ना, विद्युत वाहक बल क्या है, E है। वो चुंबकीय फ्लक्स क्या है हमारे पास, फाई है, तो डी फाई अपॉन डी टी। अवकलन आपने पढ़ा है, आपको मालूम है अवकलन का अर्थ क्या होता है। अवकलन जो रहता है दो चर राशियों के मान में परिवर्तन को बताता है। एक चर राशि के सापेक्ष दूसरे चर राशि के मान में क्या होता है बेटा, परिवर्तन। तो यहां चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा है, किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। इसी को हम चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर बोलते हैं। तो ई किसके प्रोपोर्शनल हो गया, डी फाई बाई डी टी के। और यहां जो माइनस चिन्ह है, ध्यान देना, अगले वाले लेक्चर में हम इसी पर डिस्कस करने वाले हैं। जो ऋण चिन्ह है वो ऋण चिन्ह यह बतलाता है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है कौन, विद्युत वाहक बल। मतलब यह हुआ बेटा कि विद्युत वाहक बल उस कारण का विरोध कर रहा है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुआ है। विद्युत वाहक बल आखिर उत्पन्न हुआ तो कहां से उत्पन्न हुआ, विद्युत वाहक बल जो है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से उत्पन्न हुआ, मगर विद्युत वाहक बल उसी कारण का क्या करता है, विरोध करता है, जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुआ है। इसीलिए E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी लगते हैं। E विद्युत वाहक बल किसको अपोज कर रहा है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन को विरोध करता है, उसको अपोज करता है, इसीलिए यहां ऋण चिन्ह लगाया गया है। तो ये हो गया फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दो नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत अच्छे से कीजिएगा। वीडियो पॉज करके आप पूरा का पूरा नोट कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को लिखने में परेशानी है, अगर आपको नोट्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, कैसे लिखें, किस प्रकार से लिखें, तो मेरे को अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे सर हमको नोट्स चाहिए इस चैप्टर का, इस टॉपिक का नोट्स चाहिए, तो मैं आपको पीडीएफ में नोट्स भी अवेलेबल कराऊंगा। ओके, तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा बेटा। वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज्यादा हो सके आप शेयर कीजिए, ठीक है। जैसे हमारी चैनल जो है एक लिमिटेशन में पहुंच जाएगा, हम आप सभी बच्चों के लिए डेली क्लासेस लेकर आएंगे, लाइव क्लासेस, नए नए टॉपिक्स, जो आप बोलेंगे उस टॉपिक को हम आपको पढ़ाएंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं गोपाल सर इतना ही बोलूंगा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, यहीं से आगे की क्लास लेकर। ये जो माइनस चिन्ह है मैंने ज्यादा आपको यहां एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर उसी पर है। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी बच्चों को बताऊंगा लेंज का नियम, ठीक है। लेंज के नियम से कैसे प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात किया जाता है, और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय, थैंक यू।